बहुत ही बढ़िया, जो कि हर फूड अपनी एप्लीकेशन इन चीज़ों पे डील करता है और उन तीनों का जो है वो लिमिटेशन बताता है कि मतलब कितने समय के बाद हम अगर फूड अपनी एप्लीकेशन की फाइलिंग करते हैं तो डिसमिस हो जाती है। और एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सेमी प्रोसीड्यूर्स के ऊपर लगती है, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर्स के ऊपर लिमिटेशन है कि एप्लीकेबिलिटी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं एक बहुत छोटी सी बात बताऊँ तो लिमिटेशन एक्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक इसका शेड्यूल है, एक इसका एक्ट। एक्ट प्रिंसिपल को बताता है और शेड्यूल जो है वो लिमिटेशन की को बताता है। हम सबसे सेक्शन 1 से पता चलते हैं। सेक्शन 1 में इसकी एक्सटेंशंस, इसकी एप्लीकेबिलिटी इनको डिस्कस किया गया था और सेक्शन 2 में हम जब गए थे तो डेफिनेशन का प्रॉब्लम था। सेक्शन 3 बहुत सिंपल से कहा कि सूट, अपील और एप्लीकेशन लिमिटेशन पीरियड के बाद फाइल की जाती है तो वो डिसमिस कर दी जाएगी, चाहे डिफेंडेंट उसका डिफेंस ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर कोर्ट के व्यू में आ गया तो वो डिसमिस कर दिया जाएगा। सेक्शन 4 हमने फाइंड आउट किया था और सेक्शन 4 सिंपली कहा था कि लिमिटेशन एंड होने के दिन अगर कोर्ट बंद है या फुल डे के लिए या के लिए लिमिटेशन की एंडिंग होगी वो अगले दिन होगी। सेक्शन 5 सफिशिएंट कॉज के ऊपर था, जो सिंपली अगर मामला अपील एप्लीकेशन का है और अगर सफिशिएंट कॉज है तो वो टाइम जो है एक्सटेंशन हो सकती है। ये कोर्ट का किस तरह मैटर है। दैट वाज नॉट क्लियर इनफ, वॉइस इज नॉट कमिंग। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही है, मैं थोड़ा माइक चेंज करके देखता हूँ, अगर उससे आती है तो ठीक है, नहीं तो मुझे थोड़ा सा फिर से काम करना पड़ेगा। 1 मिनट। माइक को चेंज किया है थोड़ा, आप अब थोड़ा आवाज़ देख के बताइएगा मुझे अब क्या सिस्टम है आवाज़ का। हेलो, नो वेदर इट्स अभी आवाज़ कैसी आ रही है आपको? अभी आवाज़ आ रही है या वैसी है? वेदर इट्स क्लियर? फाइन, नाउ इट इज़ क्लियर। चलिए, तो अब मैं प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। माइक बदला तो खैर कुछ राहत मिली। और चलिए, फिर ख़राब हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, थोड़ा आज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेक्शन 5 को हमने फाइंड आउट किया था, सफिशिएंट कॉज। और सेक्शन 6 हमने देखा था, आपको याद होगा, लीगल डिजेबिलिटी। 6, 7 और 8 को हमने साथ पढ़ना था। 7 में दैट्स वेरी सिंपल, इफ़ देयर आर मोर देन वन plaintiff and one is legally disabled and another not, then how the limitation period will run. That was said in section number 7. And 8, it just says that section 6 and 7 is not applicable on to the preemptions right. Apart from that, nothing in any case the limitation will extend more than 3 years. Right after that, we have seen section number 9, and here it says that once the period of limitation starts to run, no subsequent disability or inability may stop it to run. The two words were very much important, disability or inability. And one more thing, that is called subsequent. The word is subsequent.
And one more thing is very relevant under section 9. If letter of administration given by the creditor to its debtor, in that very case the period of limitation shall be suspended for the period for which the letter of administration is in force. Section 10, we have seen that section 10 is very much section 10 was also very simple. It will just say that once a trust, always a trust. It means when there is a matter of trust, there is no period of limitation at all. Each and every point of time there would be a fresh period of limitation until the trust property finds its way into the hands of assignee for the valuable consideration. हमने इस पॉइंट को भी देखा था. हमने सेक्शन 11 को फाइंड आउट किया था. सेक्शन 11 सिंपली आपको बड़ा ही सिंपल सी बात कहा था कि भाई फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसको इन्फोर्स करवा रहे हैं इंडिया में. लिमिटेशन एक्ट कौन सी लगेगी? तो इंडिया में जो लिमिटेशन एक्ट है वो लगेगी. अपार्ट फ्रॉम डैट हमने सेक्शन 12 को फाइंड आउट किया था और सेक्शन 12 में ये पढ़ा था कि जब लिमिटेशन को काउंट करते हैं तो कौन कौन से पीरियड को हम एक्सक्लूड करेंगे. सेक्शन 13 हमने सिंपली पढ़ा था कि अगर हमको पॉपर की तरह अपीयर होना है तो हमारा क्या सिचुएशन है. अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं, पॉपर की तरह प्रेजेंट होना था. एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए तो हमारी लिमिटेशन की स्टार्टिंग कब से होगी. हमने इस बात को सेक्शन 13 में फाइंड आउट किया था. सेक्शन 14 वी हैव सीन दैट अ वेरी क्लियर एंड वेरी नॉर्मल थिंग, यू नो, इट वाज अ वेरी सिंपल थिंग. एंड सेक्शन 14 में पढ़ा था कि हम गलत जगह पहुंच गए थे, किसी दूसरे कोर्ट पे पहुंच गए थे. जिस कोर्ट में जाना था उस कोर्ट में नहीं गए और सब्जेक्ट मैटर गलत होने की वजह से वहाँ से केस जो है हमको हटाना पड़ा या उसको हटा दिया गया, तो वो पीरियड सस्पेंडेड रहेगी. दैट वाज सेक्शन नंबर 14. और वन मोर थिंग दैट यू नो, सेक्शन 15 भी हमने फाइंड आउट किया था और सेक्शन 15 में भी 5 ग्राउंड्स आपने देखे थे. सेक्शन 15 में 5 ग्राउंड्स जिसमें हम टाइम एक्सक्लूड करते थे, जैसे इंजंक्शंस लगी हुई है या फिर परमिशंस की रिक्वायरमेंट है किसी के ऊपर सूट फाइल करने से, या फिर डिफेंडेंट इंडिया से बाहर है. ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस था जो कि हम वहाँ पे एक्सक्लूड करते थे. दैट वाज सेक्शन 15. और सेक्शन 16 में हमने ये पढ़ा था कि प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है और राइट टू फाइल सूट उसके बाद अक्रू होती है या फिर उसके साथ ही अक्रू होती है. तो वैसे सर्कमस्टांसेस में लिमिटेशन पीरियड कब शुरुआत होगी? तो लिमिटेशन पीरियड शुरुआत होगी कि भाई जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव है एंड कैपेबल ऑफ फाइलिंग द सूट है. दोनों सिचुएशन होनी चाहिए. और अगर डिफेंडेंट का मैटर है, अगर डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल हो तब लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगी. दैट वाज सेड सेक्शन नंबर 16. और सेक्शन 17 में हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ फ्रॉड. अगर फ्रॉड होता है तो वैसे सर्कमस्टांस में भी लिमिटेशन सस्पेंड रहती है जब तक फ्रॉड की जानकारी ना हो जाए. तो इतनी सारी बातों को हमने पढ़ लिया था और आज अब हम उसके आगे की ओर प्रोसीड करेंगे. चलिए अब हम उसके ऊपर आगे की ओर आते हैं. आप बता दीजिए कि अभी आवाज़ आपकी ठीक आ रही है एंड तो हम आगे की ओर प्रोसीड करें. चलिए नाउ क्या साउंड सही है? आर यू गेटिंग द प्रॉपर वॉइस? नो, वॉइस क्लियर है. चलिए आवाज़ सही आ रही है, इट मीन्स दैट. और अब हम थोड़ा फर्दर प्रोसीड करते हैं. सेक्शन 18, राइट. तो अब सेक्शन 18 में क्या कहता है, और हम बहुत कुछ कवर कर चुके हैं लिमिटेशन एक्ट में और बस थोड़ा बहुत बाकी रह गया है. अब जो भी प्रोविजंस हैं आज की क्लास के बाद वो उतना टाइम टेकिंग नहीं है, कम समय लेने वाला है. आज की क्लास में सेक्शन 18 को देख रहे हैं, अभी सेक्शन 19 को देख रहे हैं एंड सेक्शन नंबर 20 को देख रहे हैं. इन तीनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है और रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम तीनों प्रोविजंस को साथ लेकर के पढ़ें, तीनों प्रोविजन को साथ लें.
देखिए एक बड़ा नॉर्मल सा फैक्टर है। अगर मैं सेक्शन 18 की बात करता हूँ तो सेक्शन 18 कहता है कि अगर लिमिटेशन पीरियड के भीतर, पहले मैं एक लाइन में क्या हो सकता है ये बता देता हूँ, फिर इसके मैं डिटेल इंटरप्रिटेशन के ऊपर जाऊँगा। बहुत सारी बातें इसमें और बहुत सारे मैटर्स यहाँ पे सामने आते हैं। अगर लिमिटेशन पीरियड के भीतर अगर डिफेंडेंट एक्नॉलेजमेंट दे देता है, मतलब प्लेंटिफ से अगर उसने कोई डेट लिया हुआ है तो उस डेट को एक्नॉलेज कर लेता है और वो भी लिमिटेशन पीरियड के भीतर ही, तो प्लेंटिफ को उस एक्नॉलेजमेंट के डेट से एक फ्रेश लिमिटेशन पीरियड मिल जाएगी। इट इज़ सेड बाय सेक्शन 18 देयर। अब हम थोड़ा समझेंगे इसमें कि एक्नॉलेजमेंट कैसी होनी चाहिए, क्या शर्तें हैं एक्नॉलेजमेंट की, कौन देगा, कब देना है, कहाँ पे देना है। ऑल दीज पर्टिकुलर मैटर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन दिस provision, what this provision is called, section number 18. I must remind you, there are lots many case studies keep on asking from section 18, so you have to read section 18 very minutely so that each and every case study can be formed, can be answered very properly. So let us try to find out the interpretation of section 18, what it says that, see what it says. It says that where before the expiration of the prescribed period for a suit or an application in respect of any property or right. I will just stop you for a while and just try to make out the meaning of the first line itself. What says that, before the expiration of the prescribed period, what it says that if acknowledgement is being given, then it must be given prior to the expiry of the limitation period. If the acknowledgement is being given after the expiry of the limitation period, then it shall not be a valid acknowledgement. It shall not be a valid acknowledgement. One moment, I must explain what's the meaning of the acknowledgement here. For example, suppose that अगर एक कोई भी पर्सन जो पैसे लिया है, अगर वो एडमिट कर लेता है कि हाँ साहब हमने आपके पैसे लिए हैं, देन इट्स क्वाइट वेल। हम कहते हैं ये क्या है, ये एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप जो बातें कह रहे हैं हमने उसको एडमिट कर लिया है, हमने उसको डिनाई नहीं किया है, एक्सेप्ट किया हुआ है। हम खुद बोले हैं जो आप चाह रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द एक्नॉलेजमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को दैट्स ₹2 लाख दिए, ठीक है भाई, और बी ने कभी उसको एक्सेप्ट किया। पैसे एक्सेप्ट करने की बात नहीं होती है, कभी आगे चल करके ये बात मान लिया। जैसे बी से पूछा क्या तुमने वाकई ए से पैसे लिए हैं, वो कहता है यस मैंने पैसे लिए हैं। ये क्या हुआ, एक्नॉलेजमेंट दिया, लिख के दिया, बोल के दिया, एवरीथिंग इज एक्नॉलेजमेंट। बट वी हैव टू सी एज पर सेक्शन 18 which acknowledgement is valid acknowledgement. The acknowledgement which is satisfying section 18, only that acknowledgement is a valid acknowledgement, otherwise the acknowledgement is not a valid acknowledgement. And section 18 right from its beginning, in a very first line, it says that the acknowledgement must be given before the expiry, that was before the expirations of the prescribed period. It means that if the limitation is ending on 5th January 2021 and if somebody is giving the acknowledgement during this period prior to 5th January 2021, then it would be a valid acknowledgement. But once the limitation finished and thereafter the acknowledgement is being given, in that very case the acknowledgement shall not be considered as a valid acknowledgement. Let us read the provision further. What it says that where before the expiration of the prescribed period for a suit or application, I must stop once here as well.
By reading this particular line, we must conclude that this section 18 is not applicable onto the appeal. This section 18 is applicable only for the suit or application in respect of any property or right. That was. And yes, prescribed period and limitation period, the both of the things are the same. Here the limitation period is written as prescribed period. That is the main point we got there. Let us see what we are finding out. Let us see. Where before the expiration of the prescribed period for a suit or application in respect of any property or right, आप देखिए एक्नॉलेजमेंट दोनों चीज़ों के लिए दी जाती है, प्रॉपर्टी के लिए भी और राइट के लिए भी. राइट का मतलब ए ने बी को पैसे दिए तो ए के पास राइट क्या है, बी से वो पैसे रिकवर करे. दिस थिंग इज कॉल्ड व्हाट, दिस थिंग इज कॉल्ड व्हाट, दिस थिंग इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट. इसको हम एक्नॉलेजमेंट कहते हैं. ठीक है. ए ने बी के पास अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की. ठीक है, मॉर्टगेज किया तो मॉर्टगेजी जो है उस प्रॉपर्टी से पैसे कमा रहा है. तो जब तक पैसे कमा रहा है वो एक्नॉलेजमेंट ही रहेगा. अभी आते हैं, ये प्रोविजन भी है, अभी बताऊंगा सेक्शन 18 में. तो प्रॉपर्टी के लिए भी एक्नॉलेजमेंट हो सकती है और राइट के लिए भी एक्नॉलेजमेंट हो सकती है. अब कहते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी और राइट हैज बीन मेड. अच्छा एक बात बताइए, ए ने बी को 2 लाख रुपए दिए, 3 इयर्स लिमिटेशन, 3 इयर्स की लिमिटेशन, और मान लो लिमिटेशन जो है 5 जनवरी 2021 को ख़त्म हो रहा है. तो एक्नॉलेजमेंट कब देनी चाहिए? लिमिटेशन एक्सपायरी से पहले. कितना पहले? जितना भी पहले हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर मान लो इन द ईयर 2020, अगर हम कहते हैं 5 दिसंबर 2020, मतलब इस डेट से ठीक पहले एक पार्टी थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे, और बी माइक पे अनाउंस करता है, यस आई हैव टेकन ₹2 lakhs फ्रॉम ए एंड आई विल श्योरली रिफंड दैट अमाउंट. कैन इट बी कॉल्ड एज अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट? क्या पार्टी में माइक पे अनाउंस की गई बातें क्या एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट कहलाएगी? सेक्शन 18 कहता है नहीं भाई, ये वैलिड एक्नॉलेजमेंट, ये वैलिड एक्नॉलेजमेंट नहीं कहलाएगी. इट शुड बी इन राइटिंग. वो कैसी होनी चाहिए? वो राइटिंग में होनी चाहिए. दैट शुड बी इन राइटिंग. वो राइटिंग में होनी चाहिए. ठीक है, राइटिंग में है. क्या लिख के छोड़ दे? या साइन भी होना चाहिए? इट मस्ट बी साइंड एज वेल बाय द पार्टी against whom such property or right is claimed. That which means who will sign in this particular case, whether A or B. That which, तो A ने B को पैसे दिए हैं तो B के अगेंस्ट राइट क्लेम होगी. एक्नॉलेजमेंट कौन देगा? B देगा. तो B लिखेगा भी और B साइन भी करेगा by the party. That which, or by any person through whom he derives his title or लाइबिलिटी. दैट वच. इसका मतलब भी अभी आएंगे हम, इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेनेशन जरूर इसको समझेंगे अभी. तो अभी बस स्टेप बाय स्टेप आप पॉइंट को समझते जाइए, प्रोविजन को समझते जाइए. एक बार कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से स्टार्टिंग से बताऊंगा. दैट वच. तो यहाँ फिर कहा एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट व्हेन द एक्नॉलेजमेंट वाज सो साइंड. मैं एक एग्जाम्पल उठा रहा हूँ. एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से जनरेट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और कोर्ट में अक्सर सेक्शन 18 जो है वो ज़रूर सामने आता है. दैट, और एग्जामिनेशन में तो बहुत सारे क्वेश्चन सेक्शन 18 से आते हैं. केस स्टडी बहुत सारी आती है सेक्शन 18 से. सपोज डैट ए है, बी है, और लोन दिया ₹5 lakhs का. अब इस लोन के लिए जो भी हुआ, लिमिटेशन, एक्सपायरी डेट जो है, एक्सपायरी जो हो रही है, सपोज करो वो 5 मई 2020 को हो रही है एक्सपायरी.
अब इससे पहले कि लिमिटेशन एक्सपायर होता, इससे जस्ट पहले, मतलब यहीं पे सपोज कर रहा हूँ आप 5 अप्रैल 2020 को एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट वॉज गिवन, एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट दी गई। अब चूँकि इस केस में लिमिटेशन मान लो 3 इयर्स की थी, तो जिस दिन से एक्नॉलेजमेंट साइंड हुई है, दी गई है, वहाँ से और मतलब कि एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाएगी। मतलब 3 इयर्स की लिमिटेशन एक यहाँ से बढ़ जाएगी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लिमिटेशन ख़त्म हो जाए 5 मई 2020। अब उसकी लिमिटेशन क्या हो गई, यहाँ से 3 साल बढ़ गई। मतलब अब उसकी लिमिटेशन कब फिनिश हो जाएगी, उसकी लिमिटेशन फिर फिनिश हो जाएगी 4 अप्रैल 2023, 4 अप्रैल 4 अप्रैल 2023। तो यहाँ पे उसकी लिमिटेशन फिनिश हो जाएगी। लेकिन इस बीच में फिर से कोई एक्नॉलेजमेंट दे दिया, मान लो यहाँ भी फिर से एक एक्नॉलेजमेंट दे दिया, इस डेट से ठीक पहले एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट दे दिया, तो फिर यहाँ से भी 3 साल की लिमिटेशन बढ़ जाएगी। मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा अगर एक्नॉलेजमेंट दी जाती है तो। नाउ द क्वेश्चन कम्स, एक्नॉलेजमेंट वैलिड कब मानेंगे कि हाँ भाई एक्नॉलेजमेंट वैलिड है। तो सबसे पहली बात आपको ये कहा कि आप पार्टी में अनाउंस कर दो ये वैलिड एक्नॉलेजमेंट नहीं है। आप कहीं भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये वैलिड एक्नॉलेजमेंट नहीं है। आप 10 लोगों को बता दिए, आप उसके पड़ोसी को बता दिए, आप whatsoever you have done, it's not a valid acknowledgement। वो कोर्ट में पहुंच गया, शपथ लेके कह रहा है, even in that situation it shall not be considered as of course a valid acknowledgement। The section 18 just says that it must be in the writing and plus it must be signed। ये राइटिंग होना चाहिए और ये साइंड होना चाहिए। तो अब देखिएगा, अब इस सिचुएशन को समझिए, ये राइटिंग और ये साइन होना चाहिए। अच्छा भाई, आपका क्वेश्चन आ रहा है कि मेल कर दिया है तो वैलिड एक्नॉलेजमेंट है कि नहीं। मैं इन सारी बातों को पढ़ाऊंगा, पहले मुझे प्रोविजंस को क्लियर कर लेने दीजिए। मैं सारी बातों पे आऊँगी, बहुत सारी बातें इसमें बनाने के लिए, सिर्फ मेल ही नहीं, देयर इज लॉट्स मेनी थिंग गॉट देयर। चलिए अब यहाँ पे आइए, व्हेन द एक्नॉलेजमेंट इज अनडेटेड। अब थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक्नॉलेजमेंट तो दे देते हैं लेकिन उसके ऊपर डेट नहीं डालते हैं, डेट छोड़ देते हैं। तो वेयर राइटिंग कंटेनिंग एक्नॉलेजमेंट अनडेटेड है तो उसके लिए ओरल एविडेंस दे सकते हैं ऑफ द टाइम व्हेन इट वाज साइंड। लेकिन ओरल एविडेंस के लिए जो प्रोविज़न है इंडियन एविडेंस एक्ट में, आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा। अगर एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर ओरल एविडेंस एडमिसिबल होती है देन आप उसको ज़रूर ओरल एविडेंस के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं। आपको एविडेंस एक्ट याद होगा, सेक्शन 59 अराउंड कहता था आपकी एक्सेप्ट द फैक्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऑल द फैक्ट्स कैन बी प्रूव बाय द ओरल एविडेंस, बट ओरल एविडेंस मस्ट बी इन ऑल केस डायरेक्ट। It means if it refers to the fact which can be seen, then evidence must be given by the person who saw it, and if it refers to the fact which can be heard, then evidence must be given by the person who heard it। तो ये सारी बातें वहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंगली आपको उस ओरल एविडेंस को साबित करना पड़ेगा कोर्ट में, और आप ओरल एविडेंस के थ्रू भी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हाँ इसका डेट क्या हो सकता है, कि साहब हम दोनों वहाँ पे मिले थे और उसी दिन उसने लिख के दिया था, उसके बाद तो हमारी मुलाकात ही नहीं हुई है, तो इसका मतलब उसी दिन लिख के दिया होगा। व्हाटसोएवर द थिंग्स इट मे बी दैट नो। तो ये बस इतना ही कहा है कि अगर एक्नॉलेजमेंट जो है एंड अनडेटेड है तो आप डेट कौन सा है उसका, इस बात को आप ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। दिस वन। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम इस सिचुएशन पे आते हैं। एक्सप्लेनेशंस पे थोड़ा समझ लीजिए, एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी बातें आपकी क्लियर होने जा रही हैं, इसको समझिए। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, acknowledgement may be sufficient though it omits to specify the exact nature of the property or the rate, or avers that the time for the payment, delivery, performance, enjoyment has not yet come, or is accompanied by refusal to pay, that was accompanied by the refusal to pay, deliver,
perform, permit, enjoy, or is coupled with the claim to set off, or is addressed to a person other than the person entitled to the property. अब यहाँ पे एक बात हमको समझाना है, ज़रा आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारी बातें आती हैं. हाँ, ओरल एविडेंस शायद मैंने सेक्शन 59-60 अभी नहीं कराया, मैं कराने वाला हूँ. जैसे लिमिटेशन फिनिश हो रहा है मैं फिर से एविडेंस को पढ़ा दूँगा. अब आप एक इसको समझिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होंगे आपके लिए, लॉट्स मेनी क्वेश्चन. अच्छा, मुझे एक बात आप सोच के बताइए. देखिए, ए जो है, और मेरे केस में बुक लोन लिया कौन था? बी ने लोन लिया था. ए ने लोन दिया बी को. देन हु विल गिव द एक्नॉलेजमेंट? एक्नॉलेजमेंट जो है बी देगा. अच्छा, एक बात सोच के बताइए, बी ने ना एक बुक में जो अपनी दैट वाज ऑटोबायोग्राफी होती है ना, बी ने वो लिखा, और उस ऑटोबायोग्राफी में ना वो इस बात का भी जिक्र किया है कि उसने ए से पैसे लिए हैं. इस बात का भी उसने जिक्र किया है. ठीक है. अब ए कोर्ट में इस बुक को प्रेजेंट कर रहा है, जो बी की ऑटोबायोग्राफी है वो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप देखिए इसने अपनी बुक में मेंशन किया है इस बात को. कैन इट बी कॉल्ड एज ए वैलिड एक्नॉलेजमेंट? क्या लग रहा है आपको, क्या ये वैलिड एक्नॉलेजमेंट कहलाएगी? बुक में लिखा है इसने और उस डेट को एडमिट किया है, लिमिटेशन पीरियड की एक्सपायरी से पहले ही बुक पब्लिश भी हुई है. कैन इट बी कॉल्ड एज ऑफ कोर्स द वैलिड एक्नॉलेजमेंट? दिस वन. इसको वैलिड एक्नॉलेजमेंट नहीं ठहराने का कोई रीजन नहीं नजर आता है. इट्स नॉट एनी स्पेसिफिक, देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन. यहां जो साइंड वर्ड है ना, ये क्यों है? क्योंकि साइंड वर्ड डिनोट करता है ये एक प्रॉपर एविडेंस हो कि जिसने क्लेम किया है, जिसने साइन किया है वही इसका राइटर है, जिसने साइन किया है वही इसका राइटर है. लेकिन ऑटोबायोग्राफी में जो ऑथर वो डेविएट कहाँ हो रहा है, वो तो पूरा एडमिट ही कर रहा है कि पूरा उसने लिखा है और बुक उसकी है. तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है, वो एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा. लेकिन एक क्वेश्चन उठता है, क्या जरूरी है कि एक्नॉलेजमेंट जो क्रेडिटेड है उसको दिया जाना चाहिए, जो अपोजिट पार्टी है उसको दिया जाना चाहिए एक्नॉलेजमेंट? सो हियर एक्सप्लेनेशन सेज हियर दैट no, it's not very much necessary. The acknowledgement must be given to the opposite party, to the other party. It says that the acknowledgement can be given even to the stranger, even to the stranger, even to the public at large, even to the government, even to any authority, to anybody. But it is must considered. It should be in writing or signed. That is a valid point which we got it. So what's written here? That let us see where it is written. यहाँ देखिए, फिर से रीड कराता हूँ, और ये बातें यहीं पे लिखी हुई है आपको. अब जरा फिर से सुनिए इस पॉइंट को. कहते हैं, an acknowledgement may be sufficient though it omits to specify the exact nature of property or right. That was. भाई क्यों लोन लिया था ये एक्सप्लेन नहीं किया, ये एक्सप्लेन नहीं किया. The word is enough, the amount was given, that ये काफ़ी है. रीजन क्या है वो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Or awards that the time for the payment, delivery, performance, enjoyment has not yet come or is accompanied by the refusal to pay. It's very simple. B कहता है, मैंने तो तुमसे पैसे लिए थे लेकिन मैं पैसे वापस नहीं करूँगा. वो लिख के दे रहा है, मैंने तो आपसे पैसे लिए थे बट मैं वो पैसे आपको वापस नहीं करूँगा. यहाँ क्या हो रहा है, पेमेंट ऑब्लिगेशन को वो एडमिट कर रहा है
पैसे जो मिले वो उसको एडमिट कर रहा है, लेकिन रिफ्यूज कर रहा है उसकी पेमेंट करने से, कैन बी इट बी सेड एज अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट? हियर इट सेज दैट यस इट्स अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट, ये भी एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट है। तो यही कहता है एवर्ड्स एट दैट द टाइम फॉर द पेमेंट डिलीवरी परफॉर्मेंस enjoyment हैज़ नॉट कम और इज accompanied by what? Refusal to pay. That was deliver, perform, permit, enjoy, या फिर वो coupled with है एक claim of set off एक claim के साथ लगाया हुआ है, किसी डेट के claim के set off में लिया गया है ये, या फिर वो किसी और को एड्रेस किया गया है, वो उसको नहीं दिया गया, वो किसी और को, किसी थर्ड पार्टी को दिया गया है, पर्सन अदर देन ए पर्सन इंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी और राइट, द अदर पर्सन, इट मे बी एनीबडी, इट मे बी एनीबडी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बताता हूँ, बी, अगर मान लो बी एक कंपनी होती है, मान लो ऐसे बता देता हूँ, अगर ए ने पैसे दिए थे बी लिमिटेड को, बी लिमिटेड एक कंपनी है, तो बी लिमिटेड जो आरओसी के पास अपनी फाइनेंशियल फाइल करती है, जो बैलेंस शीट फाइल करती है, उसमें उसने अपने ए को जो है क्रेडिटर शो कर रखा है, तो क्या ये एक्नॉलेजमेंट कहलाएगा? बिल्कुल ये भी एक्नॉलेजमेंट कहलाएगा। इट इज़ नॉट वेरी मच नेसेसरी, इट शुड बी, एक्नॉलेजमेंट शुड बी गिवन टू द अपोजिट पार्टी, इट कैन बी गिवन इवन टू द गवर्नमेंट। वो राइटिंग में है बैलेंस शीट, तो क्या हुआ, कंप्यूटराइज्ड राइटिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो साइंड है, तो क्या हुआ, वो डिजिटल सिग्नेचर है, हम कहेंगे कि भाई ये एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट है, डेट वुड बी द वैलिड एक्नॉलेजमेंट, दिस वन, है ना। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले भी ये भी पूछा था कि अगर ईमेल के थ्रू किया जाए तो क्या वो एक्नॉलेजमेंट वैलिड मानते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उसको वैलिड करार देता है, ईमेल के थ्रू भी, अगर वो ईमेल आईडी आपकी पर्सनल ईमेल आईडी है, आपके कंट्रोल में है, आपके मेल से निकली है, तो वहाँ पे कोई जो भी मेल निकल रहा है, आ रहा है, उसको एक हम साइंड ही मानते हैं, वहाँ पे स्पेसिफिक सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती। दैट वॉज, तो मैं यही चीज़ आपको बता रहा था। और एक बात और है, द वर्ड प्रिंसिपल साइंड मीन्स आप या तो पर्सनली साइन करें और बाय एन एजेंट जो ड्यूली ऑथराइज्ड है इन दिस बिहाफ, एजेंट या जो ड्यूली ऑथराइज्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी है, तो कंपनी के लिए ड्यूली ऑथराइज्ड कौन होंगे? तो कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, तो डायरेक्टर ने एक्नॉलेजमेंट दिया, मतलब कंपनी ने एक्नॉलेजमेंट दिया। सो दिस इज़ द मैटर विच वी हैव टू सी। सो यहाँ लॉ से ड्यूली ऑथराइज्ड पर्सन ये होते हैं, और ये चीज़ यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट वाज यहाँ पर। तो अब ये सिचुएशन यहाँ पर हमारे पास सामने आ रहा है। देन एन एक्नॉलेजमेंट फॉर द एक्सक्यूशन। अब यहाँ पहले ये देख लीजिए, पहले फिर से मैं आ रहा हूँ उस डाउट्स के ऊपर, क्वेरीज के ऊपर भी आ रहा हूँ आपके, और एक बार मैं इस प्रोविजन को फिनिश कर लूँ, एंड राइट आफ्टर दैट आई एम जस्ट कमिंग ऑन टू द लॉट्स मिनी पॉइंट वॉट एवर यू हैव रेज्ड देयर। सो सी व्हाट्स रिटन दैट द वर्ड साइंड मीन्स द साइंड ईदर पर्सनली, हम खुद साइन किए, या फिर कोई हमारा by an agent duly authorized in this behalf, so that's authorized person, and this sentence just going for the companies, कोई legal entity है उनके लिए जाता है ये provision। and एक बात और है, application for the execution of a decree or order shall not be deemed to be an application in respect of the property or right। that was इस पे हम आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, लेकिन अभी आप इस चीज़ के ऊपर रहिएगा पूरा, ए एंड बी के ऊपर, सी को भी हम आ रहे हैं सी के ऊपर। एक बार कमेंट्री ज़रा देख लीजिए, यहाँ पे कमेंट्रीज क्या है, कमेंट्री में जो बातें ज़रा एक बार उसको भी समझ लेते हैं, कमेंट्रीज के क्या मैटर, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर सेक्शन 18 बेस्ड है। तो यहाँ पे सिंपल बेस्ड है कि जब सामने वाला अपनी लायबिलिटी को एडमिट ही कर रहा है,
तो क्यों ना एक फ्रेश लिमिटेशन पीरियड दी जाए। तो एक ये बेसिक फंडा है कि अगर कोई पर्सन लायबिलिटी को एडमिट कर रहा है तो उसकी लायबिलिटी फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, पूरी कंटिन्यू होनी चाहिए। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए लायबिलिटी विल गिव फ्रेश टर्म एंड इट मे बी प्रिज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन हैज़ बीन अटेंडेड। कई बातें होती हैं, ए है, बी ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ए को अपना क्रेडिटर शो कर रखा है। कैन बी सेड दैट इट्स अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट? हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, उसमें अपने ए को उसने अपनी क्रेडिटर शो कर रखा है, हमेशा क्रेडिटर दिखा रहा है। यस, इट कैन बी कॉल्ड एज ऑफ कोर्स ए वैलिड एक्नॉलेजमेंट हियर। ये भी एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट है। और जाहिर सी बात है, एक बड़ी अच्छी थियरी भी है कि भाई जो डिफेंडेंट जिसकी पेमेंट ऑब्लिगेशन बन रही है और जो उस बात को एडमिट भी कर रहा है, तो उसको लिमिटेशन का बेनिफिट लेने का कोई राइट, कोई अधिकार नहीं है। दैट वाज यहाँ पे सिंपली कहा गया कि एक राइटिंग में आप लिख के दे देते हैं तो एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ही हो जाता है वो फिर से। एंड जब भी हम एक्नॉलेजमेंट देते हैं, हम राइटिंग में लिख करके एडमिट कर रहे हैं, देन इट मीन्स दैट वी आर एंटरिंग टू द फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट दैट इन, एंड इफ वी आर एंटरिंग टू द फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट देन देयर मस्ट बी ऑफ कोर्स ए फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन एज वेल देयर। एंड तो ये हमारे यहाँ पे पॉइंट रहता है, एक्नॉलेजमेंट डज नॉट कन्फर एनी राइट और टाइटल ऑन द पर्सन हुज राइट इज एक्नॉलेज्ड बट merely extends the limitation. And it's quite simple. If B is giving the acknowledgement, it doesn't mean that the right of A has got to be extended or liability of B has got to be extended. The only benefit is that the limitation period will get extended. Apart from that, there won't be any kind of benefit. राइट वही है, लायबिलिटीज वही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लिमिटेशन पीरियड सिर्फ एक्सटेंड हो जाएगी। दिस वन चलिए, अब हम कुछ वैलिड एक्नॉलेजमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट है, जरा उसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट इज़ अ वेरी फॉर्मल थिंग and basic thing, it must be given before the expiry of the period of limitation, and the acknowledgement must be in writing. You have seen that writing में acknowledgement हो और it should be signed, and it must be an acknowledgement of an existing liability. That was acknowledgement जो liability exist कर रही है उसकी होनी चाहिए। तो that should be the point called here. If I say yes you gave a property, but full form लिखो, आप नहीं समझ में आ रहा है, W/O without salary consideration, that is gift is to an acknowledgement. I think क्वेश्चन क्लियर नहीं है आपका, तो मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे जरा आइए, यहाँ पर कुछ सफिशेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको एक्नॉलेजमेंट के, कुछ इनसफिशेंट एग्जाम्पल आपको एक्नॉलेजमेंट के दिए हैं, उन सारी बातों को भी थोड़ा देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पे कह रहा है कि आई एम असेम्ड दैट द अकाउंट हैज़ स्टूड सो लॉन्ग, और नॉर्मली है, ए है, बी है, ए ने बी को पैसे दिए हैं और एक ही डेट है, डेट एक ही है, और लिमिटेशन पीरियड के भीतर ही जो है बी ने कहा कि भाई आई एम जस्ट असेम्ड अकाउंट हैज़ स्टूड सो लॉन्ग,
सो इट सीम्स दैट द एक्नॉलेजमेंट इज बीइंग गिवन एंड सारी बातें सेटिस्फाइड हो रही है कि भाई बी ने लिख के दिया है, साइंड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको लायबिलिटी पेमेंट करने को कमिट करे ऐसी कोई बात नहीं है सेक्शन 80 में। आप सिर्फ डेट को मान लीजिए, लिख के दीजिए और साइन कीजिए, किसी को भी दे दीजिए, कहीं भी दीजिए, दैट डजंट मीन दैट उससे कोई मतलब नहीं है। सही है, दैट वाज द promissory note which I gave is unstamped. I will not pay it. I will not pay it. ये बात भी लिख दिया कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा। तो कई बार लोगों को लग सकता है कि वैलिड एक्नॉलेजमेंट नहीं है, बट एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि आप पेमेंट रिवर्ट भी करते हैं तो भी वो वैलिड एक्नॉलेजमेंट है, अगर आपने अमाउंट को एडमिट, आपने जो डेट है उसको एडमिट कर लिया तो। दैट वाज, it's not very much necessary that you must admit the exact amount whatever claimed by the plaintiff. You are just admitting yes, the debt is outstanding, and that's just only that. You must write it or must sign it, that apart from that it will be given to anybody. There won't be any problem whether it's given to the government, whether it's given to the what you may say it, income tax authority, it may be given to the ROC, whatsoever, there won't be any problem. एक बार ऐसे दिया गया तो वो एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट हो जाती है। It must be duly signed. That much I have already explained that point for you. And यहाँ पे थे हम। I cannot afford to pay new debt which less the debt I owe. That is also a valid acknowledgement. And please send the account made up to March. And since the person is demanding the account made up to the March, it means we can conclude that there must be the debt outstanding. That's why the person is asking for the account whatever due by the end of the March. That's the way called valid acknowledgement. This one. Still we have got certain examples, the acknowledgement which is not valid. और यहाँ पे लेटर इंक्लोजिंग रिमिटिंग ऑफ ₹1000 टू ओल्ड अमाउंट, और वो ये बता रहा है 1000 रुपये वापस कर रहे हैं, बोला ये आपका जो पुराना डेट है ये मैं वापस कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कोई नया डेट भी अराइज हो रहा है, नया डेट भी है, तो यहाँ पे ये वैलिड एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा। आई विश टू लुक योर अकाउंट इन माई ऑन अकाउंट, आई डू नॉट सी एनी अमाउंट ड्यू टू यू, प्लीज़ देयरफॉर सेंड द अकाउंट। दैट वाज द पर्सन पहले से एडमिट कर लिया है कि मुझे नहीं लगता कि आपका कोई पैसा मेरे ऊपर बाकी है, अगर बाकी है तो आप उसका अकाउंट भेजिए। सो इट्स नॉट ए वैलिड एक्नॉलेजमेंट। आई एडमिट द लोन बट आई हैव सिंस रीपेड द अमाउंट। दैट वाज, आई एडमिट द लोन बट आई हैव सिंस रीपेड द अमाउंट, हमने उसको ऑलरेडी आपको वापस कर दिया था। ये एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी। हम लोन एडमिट कर रहे हैं लेकिन हमने आपको उसकी पेमेंट कर दी थी, तो इस सेंटेंस को आप वैलिड एक्नॉलेजमेंट क्लियर नहीं बना सकते यहाँ पे। दिस वन है ना। अब मैं आपको सेक्शन 18 की कंपैरेटिव स्टडी सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कराना चाहूँगा। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आपको याद होगा, एंड सेक्शन 25 आपको याद होगा आ रहा होगा, क्विड प्रो को नो कंसिडरेशन, मतलब हर जो समथिंग इन रिटर्न, जब भी हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कंसिडरेशन होना बिल्कुल ज़रूरी है। सेक्शन 10 ने कहा ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विद द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन की बात कही गई थी कि एक कंसिडरेशन होनी चाहिए। अब यहाँ एक बात अगर आप सोच के देखिएगा, अगर हम कहते हैं ए ने बी को कोई लोन दिया, सपोज कीजिए 2 लाख का लोन दिया, और ये लोन जो है लिमिटेशन बार्ड हो गई, 3 इयर्स कंप्लीट हो गए और लिमिटेशन बार्ड हो गया। चलो भाई ठीक है, तो ए अब इसको अपने अकाउंट बुक में क्या लिखेगा
क्या शो करेगा? इसको शो करेगा बैड डेट्स। ये मेरा बैड डेट्स हो गया। लोन तो लिमिटेशन बाढ़ होगी, मैं तो रिकवर नहीं करूँगा, मैं तो रिकवर नहीं कर पाऊँगा उस चीज़ को। अब बी क्या किया, एक दिन कोई प्रवचन वगैरह में गया, उसकी चेतना जाग गई और पॉसिबल है जब उसकी चेतना जाग गई उसको एहसास हुआ कि ए जिसने उसकी मदद की थी वो पैसे उसको ए को वापस कर देने चाहिए। तो बी आया, ए को बोला कि ए देखो मैं तुम्हारा 2 लाख जो है ना वापस कर दूंगा, मैं तुम्हारा 2 लाख रुपए वापस कर दूंगा। लिमिटेशन पीरियड के बाद, ख़त्म होने के बाद की ये बात हो रही है। ए कहता है नहीं साहब ऐसे नहीं चलेगा, तुम लिख के दो, तुम मुझे वापस कर दोगे वो पैसे। बी बोलता है ठीक है लिख के देता हूँ। तो बी ने उसको लिख के दे दिया, साइन भी कर दिया और नेचुरली अब एक को तसल्ली हो गई कि वो उसको पैसे मिल जाएंगे। क्या यहाँ फ्रेश लिमिटेशन पीरियड की शुरुआत होगी? क्या यहाँ फ्रेश लिमिटेशन पीरियड की शुरुआत होगी? दिस इज द पॉइंट विच वी हैव टू सी दैट। हैव यू अंडरस्टूड माय क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज वेरी मच सिंपल। द बी मीन्स द डेटर is admitting the liability even after the expiry of the period of limitation. Apart from that, he has just given his acknowledgement in the writing and by signing that note. क्या फ्रेश लिमिटेशन पीरियड की शुरुआत होगी? दैट वाज। अब इसके लिए सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कुछ कहना है। वो कहता है कि यूँ तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई जो पैसा ख़त्म हो चुका था, जिस पैसे की रिकवरी करने के लिए से दैट वाज ए का अधिकार नहीं था, उस पैसे को बी वापस करने का एग्रीमेंट कर रहा है, तो ए को भी बदले में कोई कंसिडरेशन देना चाहिए। बी तो ए के लिए फ्री में काम कर रहे हैं, लेकिन सेक्शन 25 कहता था ऐसे जगह पे कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्या हुआ, ए ने इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया है। अब जब आपको जब याद होगा, जब आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, नहीं पढ़ा तो आप जरूर पढ़ेंगे। सेक्शन 25 का मैटर बड़ा क्रूशियल और कंसिडरेशन टॉपिक भी बड़ा क्रूशियल होता है। और कंसिडरेशन में जो कहते हैं नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके कई सारे एक्सेप्शंस हो जाते हैं और उसी में एक एक्सेप्शन ये भी है। और यहाँ जो एक्सेप्शन ये कहता है कि भाई यहाँ पे फ्रेश पीरियड ऑफ यहाँ एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट जब बन गया तो ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्ट चालू है, जो टाइम लिया है उस टाइम से पेमेंट करने से फिर मना करता है, तब एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिलेगा। मतलब यहाँ पे ये एक्नॉलेजमेंट नहीं है, उसको एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहीं से लिमिटेशन, क्योंकि वो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, वो लिमिटेशन पीरियड उसको मिल जाएगा। सो दिस वन द पॉइंट कॉल्ड हियर द बेसिक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सेक्शन 25 एंड सेक्शन 18 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। सही, आप इसको एक बार रीड कीजिएगा, और जब सेक्शन 25 अगर आपने नहीं किया तो जब हम कर लेंगे तो एक बार फिर से भी रीड कीजिएगा इसको। ठीक है, दैट वाज। चलिए अब एक चीज़ और समझिए। अब यहाँ एक बात कही जाती है, द वर्ड्स यूज्ड इन द एक्नॉलेजमेंट मस्ट इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ जूरल रिलेशनशिप। ये वर्ड सीख लीजिए आप, जूरल रिलेशनशिप। ये जूरल का मतलब लीगल हो जाता है एक तरह से, लीगल रिलेशनशिप। मतलब ऐसा कोई रिश्ता जो हम क्रिएट करते हैं और लॉ उसको रिकॉग्नाइज भी कर देते हैं,
तो हम कहते हैं कि भाई ये जुड़ल रिलेशनशिप है। लीगल से ही थोड़ा एक्सटेंडेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का डायरेक्टर के साथ वो लीगल रिलेशनशिप है, दैट व्हाट। पार्टनर का पार्टनर के साथ एक लीगल रिलेशनशिप है, लेकिन सेलर का परचेजर के साथ ये भी लीगल है, लेकिन एक जुड़ल रिलेशनशिप हो गया। ये इंसान अपने आप क्रिएट करते हैं कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। डेटर का क्रेडिटर के साथ जुड़ल रिलेशनशिप हो जाता है। तो ये हो जाता है यहाँ पे, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या कहते हैं ना, अब इसको देखिए ज़रा। कहते हैं व्हेन वर्ड्स यूज्ड इन द एक्नॉलेजमेंट मस्ट इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ जुड़ल रिलेशनशिप। इट मीन्स दैट ए और बी लोन दिए जा रहे हैं, तो कौन सा रिलेशन क्रिएट हुआ, डेटर एंड क्रेडिटर का। तो ऐसा कोई रिलेशनशिप होना चाहिए एक्नॉलेजमेंट में, इस तरह का कोई रिलेशनशिप होना चाहिए, सच एज डेटर एंड क्रेडिटर एंड। तो यहाँ एक्नॉलेजमेंट का यही मतलब होता है कि एक ऐसा कोई रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए। इट मस्ट अपीयर दैट स्टेटमेंट जो मेड है जस्ट वो एक जुड़ल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए वो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। दिस वन। तो वही सारी बातें हमने यहाँ भी एक्सप्लेन किया है। अभी आप इसको तिलक राम वर्सेस नाथू AIR 1967 का है, आप उस केस से रेफर्ड है ये सारी बातें। अब जैसे हम कहते हैं ना, यहाँ पे कहते हैं द राइट ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मॉर्गेज हमने कोई प्रॉपर्टी की तो उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को वापस देने का राइट, हम उनके पैसे दे दें, अपनी प्रॉपर्टी वापस लें, दैट इज़ कॉल्ड राइट ऑफ रिडेम्पशन। नॉर्मली अगर हम रिडेम्पशन की ऐसे बात करते हैं तो कंपनी जैसे डिवेंचर इशू करती है तो डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करके फिर डिवेंचर वापस ले लेती है, इसको कहते हैं हम रिडेम्पशन। डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स या मॉर्गेज के केस में ले लो तो वापस देना। तो राइट ऑफ रिडेम्पशन जो है दैट वाज एक इनहेरेंट राइट होती है हर एक मॉर्गेज में, इनहेरेंट राइट होती है। तो रिडेम्पशंस के ऊपर कोई बात कर लेना, इट्स नॉट द मैटर कंसर्न विद द एक्नॉलेजमेंट। लेकिन यहाँ पे कहा गया द स्टेटमेंट इन क्वेश्चन मस्ट रिलेट टू द सबसिस्टिंग लायबिलिटी व्हेनेवर वी आर मेकिंग द एक्नॉलेजमेंट and we are just discussing on to the redemption of the mortgaged property. It cannot be considered as of course the valid acknowledgement, but if you are discussing about the subsisting liabilities or the right claim, then only it can be considered as of course the valid acknowledgement. But the statement relate to the that was expressing jural relationship, it must show that it was made with the intention of admitting jural relationship subsisting at the time when it was made, that was। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम मॉर्गेज भी प्रॉपर्टी करते हैं तो हम मॉर्गेज को रिडीम करने की अगर हम बात करते हैं कि तो वो कोई एक्नॉलेजमेंट का मैटर नहीं होता। लेकिन हाँ, डेट की लायबिलिटी की अगर हम बात करते हैं देन इट विल बी द मैटर ऑफ द एक्नॉलेजमेंट, दिस वन, देन ओनली इट विल बी द मैटर ऑफ द एक्नॉलेजमेंट। दैट वाज तो ये सारा हमारा नॉर्मल मैटर है एक्नॉलेजमेंट को लेकर के। कुछ क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देखिएगा। एन एक्नॉलेजमेंट मे बी सफिशिएंट दो इट इज एड्रेस्ड टू अ पर्सन अदर दैन द पर्सन एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी और राइट। आपको डिस्कस करना है। तो पहले जब आप एग्जामिनेशन देने जब जा रहे हैं तो इतने सारे एक्ट पढ़ के गए हैं, कहाँ से ध्यान आएगा भाई? पहले तो ध्यान रखना पड़ेगा ये कौन सा एक्ट का क्वेश्चन है, ये किस एक्ट से ये क्वेश्चन पर आ रहा है ना। तो आपको याद आ जाएगा कि भाई एक्नॉलेजमेंट वर्ड तो हम किसी और एक्ट में सुने ही नहीं है, सिर्फ लिमिटेशन एक्ट में ही एक्नॉलेजमेंट जैसी वर्ड आई है।
दूसरे किसी एक्ट में एक्नॉलेजमेंट जैसा वर्ड इतना डीपली सामने नहीं आया है। और जैसे ही आपका लिमिटेशन एक्ट पे ध्यान गया, आपको लिमिटेशन एक्ट के सारे सेक्शंस याद आने लगेंगे। ऑल्दो नहीं आए, कल परसों कोशिश करो तो नहीं आए, लेकिन एग्जामिनेशन के दिन ज़रूर याद आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी रिविजन्स वगैरह करके बैठे, एग्जामिनेशन के दिन वो अपने आप क्लिक करेगा। यहाँ ये सेक्शन 18 का मैटर है, और सेक्शन 18 में भी हमने पढ़ा था कि एक्नॉलेजमेंट अगर ज़रूरी नहीं है कि हम अपोजिट पार्टी को ही दें, किसी को भी दे दें तो वो एक्नॉलेजमेंट वैलिड हो जाती है, किसी को भी दे तो एक्नॉलेजमेंट वैलिड हो जाती है। सही ना? तो आपको बस इन्हीं बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ, एक्नॉलेजमेंट हम अदर पर्सन को किसी को दे तो वैलिड होगी, बट आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो ज़रूर बताने पड़ेंगे कब वैलिड नहीं होगी। जैसे लिमिटेशन पीरियड एक्सपायरी होने के बाद दे रहे हैं तो फिर वैलिड नहीं होती है, या फिर राइटिंग में नहीं है, या फिर साइंड नहीं है तो फिर वैलिड नहीं है। इन सारी बातों को आप जरूर एक्सप्लेन कीजिए। दैट्स मोर देन एनफ दैट। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक आपने सेक्शन 17 पढ़ा था लास्ट क्लास में। दैट वाज व्हेन अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज द पीरियड स्पेंट ऑन लीगल प्रोसीडिंग्स। दैट वाज पीरियड स्पेंट ऑन लीगल प्रोसीडिंग्स, दैट वाज एक्सक्लूड अंडर द लिमिटेशन। आप खुद सोच के बताओ ये कौन से सेक्शन से है, ये क्वेश्चन किस सेक्शन से है। यू नीड टू सी दैट, यू नो, आपको खुद बताना होगा कि क्वेश्चन नंबर सी जो है वो कौन से सेक्शन से है। दिस वन यू नीड टू पॉइंट आउट। किस सेक्शन से ये क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा। लॉ में ज़रूरी एकदम टू द पॉइंट रहें तो ज़्यादा बेटर होता है। कई सर्कमस्टांस में आपको दिया रहता है कि इतने वर्ड्स में आंसर करो, आप उस पर रहें, और नहीं दिया है तो आप टू द पॉइंट रहें। दैट्स मोर देन इनफ। लॉ में आंसर का वेट देखते हैं, लेंथ नहीं देखते हैं। अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड यू डोंट फोकस ऑन द लेंथ ऑफ द आंसर, यू जस्ट मेक आउट योर आंसर शुड बी वेटफुल, वजनदार आंसर हो जिसमें कॉन्क्रीट बातें, अच्छी प्रॉपर बातें लिखी हुई हो। दो आंसर है, सेक्शन 15 है और सेक्शन 14 है, और सेक्शन 15 तो गलत है। सेक्शन 15 में तो ये था कि भाई इंजंक्शंस लगी हुई है, नहीं तो हम नहीं फाइल कर सकते हैं, हमको सूट फाइल करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा तो हम नहीं फाइल कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन पूछा है when under what circumstance period spent on legal proceedings। लीगल प्रोसीडिंग में जो हमारा टाइम लगा है ना, वो लिमिटेशन से हट जाता है। भाई केस करना था कोर्ट 2 में, चले गए कोर्ट 1 में, सब्जेक्ट मैटर सेम है, पार्टी भी सेम है, तो कोर्ट 2 में जब हम जाएंगे तो यहाँ जितना समय लगा वो हमारा लिमिटेशन में काउंट नहीं होगा। तो आंसर गलत हो गया सेक्शन 15। अगर आप गलत आंसर करेंगे ना तो इम्प्रेशन बड़ा ख़राब हो जाता है। वो समझेंगे कि भाई इनको ये सेक्शन तो नहीं आता 14, इसको 15 भी नहीं आता, फिर तो मतलब डबल जेओपेडी हो गई यहाँ पर। नहीं 14 तो नहीं आता, 15 भी नहीं आता, ये एक गलत इम्प्रेशन चला जाता है। फिर कभी भी सेक्शन गलत ना लिखें, नहीं आता है तो मत लिखें, गलत सेक्शन ना कोट करें, लिखें एग्जामिनेशन में। परफेक्ट जितना आता है और जो आता है वही लिखें, बिकॉज इन सब चीज़ों को बहुत माइन्यूटली देखी जाती है, खासकर मेंस के एग्जामिनेशन में। चलिए अब ये देखो, अब डी, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग वर्ड। ये ऑब्टेनिंग हो गया कॉपी ऑफ डिग्री। सेक्शन 12(2) में आपने पढ़ा था, सेक्शन 12(2) में हर जगह लिखा था कि डिग्री की कॉपी लेने में जो टाइम है उसको एक्सक्लूड कर देंगे,
है ना, टाइम रिक्विजिट, और इसको मैंने आपको कंपेयर करके बताया था, टाइम रिक्विजिट एंड टाइम रिक्वायर्ड, दोनों में अंतर करके बताया था कि साहब आपके पास 2 महीने का टाइम था डिग्री कॉपी लेने में, और 2 महीने का टाइम था अपील फाइल करने का, और आप लास्ट डे जा रहे हैं डिग्री की कॉपी लेने के लिए, तो क्या ये सारा पीरियड आपको मिस हो जाए, छोड़ दिया जाएगा? ऐसे कई सारी बातें बताई थी, वहाँ पे लिखा भी है नोट्स में, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड वी हैव जस्ट एक्सप्लेन दैट, यू नो, दैट मच। चलिए, दैट वॉज कॉल्ड मेस्टर सेक्शन नंबर 18, बट हमारा सेक्शन अभी फिनिश नहीं है 18, अभी हम एक बार फिर से आएंगे सेक्शन 18 से बातें करने। सेक्शन 18 की बहुत सारी कुछ बातें अभी और करनी है अभी हम आते हैं सेक्शन 19 के ऊपर। सेक्शन 19 के ऊपर आते हैं, और इससे पहले मैं सेक्शन 19 कराऊँ, पहले मैं आपको सेक्शन 19 की थोड़ी सी पहले एक ब्रीफिंग दे दूँ। ब्रीफिंग आप थोड़ा सेट कर लोगे तो आपको पता चलता है कि किस डायरेक्शन में आपको स्टडी करनी है, सही है। और बिल्कुल आप स्टार्ट रखिए, मैं और भी नंबर ऑफ़ क्लासेस अभी आने वाले समय में थोड़ा बढ़ाऊंगा, और आप भी कोरोना, लॉकडाउन, इन सब को ग्राउंड बना के किसी काम को आप अवॉइड मत करें, बिकॉज अब ये सब लाइफ का हिस्सा बन गया है। कोरोना अब नहीं जाने वाला, रहेगा, आगे भी रहेगा, थोड़े बहुत केसेस आते ही रहेंगे, प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा, काम सारा करना पड़ेगा। इसी में अब एग्जामिनेशन भी होना है, पढ़ाई भी होनी है, सब कुछ होना है। इसमें लॉकडाउन खुल जाए, मेट्रो चलने लगे, मैं आपको बिल्कुल ऑप्शन दूंगा, क्लासरूम में आना है क्लासरूम में आ जाओ, घर से बैठ के पढ़ना है घर से बैठ के पढ़ लो, बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू। चलिए सेक्शन 15 के ऊपर आते हैं, सेक्शन 19, सॉरी, सेक्शन 19। दिस वन, अच्छा सेक्शन 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 कहता है, सपोज करो मान लो ए है और बी है, सही है। ए ने बी को लोन दिया 5 लाख का, और इसकी लिमिटेशन जो है ना एक्सपायर्ड हो रही है 5 मई 2021 को लिमिटेशन एक्सपायर हुई है, ठीक है ना। 5 मई 2021 को लिमिटेशन एक्सपायर्ड हो रही है। अब मेरी एक बात आप ध्यान से सुनिए, नाउ द क्वेश्चन कम्स, अगर 5 मई 2021 को अगर लिमिटेशन एक्सपायर्ड हो रही है, ख़त्म हो रही है, और इसके एक्सपायरी से पहले ही बी पार्ट ऑफ द डेट, कोई भी डेट का हिस्सा अगर पेमेंट कर दे, मतलब ये अगर पेमेंट कर देता है, या तो डेट की पेमेंट कर दे या फिर उसके इंटरेस्ट की पेमेंट कर दे, तो जिस दिन से पेमेंट किया है वहाँ से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिल जाएगा। इट इज सेड बाय सेक्शन 19, ठीक है। अब पढ़ के देखिए, ओके। नाउ लेट अस कीप स्टडिंग व्हाट्स गिवन ऑन दैट। क्या कहता है, ध्यान सुन, कहता है विद द पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ए डेट, सही है, यहाँ देखिए, विद द पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ए डेट और इंटरेस्ट ऑन लेगेसी, दिस वन is made before the expiration of the prescribed period by the person liable to pay the debt or legacy, that much, or by his agent, मतलब बी खुद पे कर देता है या बी का कोई एजेंट पे कर देता है,
जो ड्यूली ऑथराइज्ड हैं। बताऊंगा एजेंट क्या होता है, वो बेटर सेक्शन 20 में ज़्यादा डिस्कस किया है। ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ, इन दैट वेरी सिचुएशन a fresh period of limitation shall be computed from the time when the payment was made, when the payment was made। बस इस 3 लाइन के ऊपर ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो प्रोवाइडेड डैट वाला पॉइंट है ना, ये रिडेंडेंट हो गया है एक तरह से, ये बहुत पुरानी मैटर का पेमेंट का बात है, तो हम इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, बाद में कभी रीड करवा देता हूँ उसको। लेकिन अभी सिंपली इतना देखें कि ए बी को लोन दिया और इस पीरियड के भीतर एक्सपायरी से पहले नहीं, एक्सपायरी से पहले, एक्सपायरी के बाद नहीं, दैट वाज। अच्छा, सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर लिख के दे देता है, साइन करके दे देता है कि मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा, तब तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके बाद सारे पैसे रिकवर करने के राइट बन जाते हैं फिर। लेकिन यहाँ पार्ट ऑफ द पेमेंट कर देता है तो कोई फ़ायदा नहीं है, लिमिटेशन एक्सटेंड नहीं होती यहाँ पर, और लिमिटेशन वहाँ एक्नॉलेजमेंट देने के बाद भी एक्सटेंड नहीं हो रही थी, अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायरी के बाद दी जा रही है तो। सेक्शन 25 बेनिफिट ज़रूर दे रहा था कि अगर बैड डेट पेमेंट करने की कॉन्ट्रैक्ट की जाती है, राइटिंग में हो और साइंड हो, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, विदाउट कंसिडरेशन भी है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ सेक्शन 25 का बेनिफिट तो नहीं मिलता। तो यहाँ सिंपली आपको ये कहा गया एग्जाम्पल, वेयर द पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट, इंटरेस्ट ऑन लेगेसी, दैट वाज account of a debt or interest on legacy is made before the expiration of the period। अब एक्सपायरेशन को समझते थोड़ी और सी बातें सामने आएंगी, फिर मैं अब उन चीज़ों को भी आपके ऊपर लेकर के आता हूँ। सही है, एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, यहाँ देखिए, वेयर द मॉर्गेज लैंड इज इन पोजिशन ऑफ द मॉर्गेजी, द रिसिप्ट ऑफ रेंट or produce of such land shall be deemed to be the payment, that much, and debt doesn't include the money payable under the decree or order। ये तो चलो अभी आ रहे हैं इस मैटर के ऊपर, पहले इसको समझ लीजिएगा ध्यान से। ए है और बी है, ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की। अच्छा, आपको पता होगा कि जब मॉर्गेज होता है तो उसमें प्रॉपर्टी डिलीवर भी करते हैं या डिलीवर नहीं भी करते हैं, अलग अलग तरह की मॉर्गेज होती है, आपको याद है ना, सिंपल मॉर्गेज, यूसुफ्रेक्टिव मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, इनॉर्मस मॉर्गेज, ये अलग अलग तरह की मॉर्गेजेज हैं। अब जैसे कहते हैं सिंपल मॉर्गेज, भाई हम इस घर पे तुमसे पैसे ले रहे हैं, घर तो मेरे पास ही रहेगा, मैं रहूँगा, एंजॉय करूँगा घर में, तो मुझे लोन दो, घर तुम्हारे पास मॉर्गेज है, अगर मैं पैसे वापस ना करूँ तो तुम बेच करके अपने पैसे रिकवर कर लेना। एक होता है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, जो कहते हैं अगर मैं अपॉइंटेड डेट तक आपके पैसे वापस नहीं करूँगा ना, तो जो मॉर्गेज था उसको सेल समझ जाएगा, मतलब तुम इस घर के मालिक, दैट वुड बी। इन दोनों मॉर्गेज में प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं होती, मॉर्गेज डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड यहां भी नहीं होती। लेकिन एक मॉर्गेज और है जिसको हम कहते हैं यूसुफ्रेक्टिव मॉर्गेज। यूसुफ्रेक्टिव मॉर्गेज में क्या होता है ना कि हम प्रॉपर्टी उसको दे देते हैं मॉर्गेजी को, कि मॉर्गेजी ये प्रॉपर्टी आप लो, इससे पैसे कमाओ, और जो भी पैसे कमा रहे हो ना उसको अपने डेट के एप्रोप्रिएशन में लगाओ, उस डेट के इंटरेस्ट के एप्रोप्रिएशन में लगाओ, और जब तुम्हारा डेट पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो मेरे को वो पैसे, वो जो प्रॉपर्टी है वो वापस कर देना। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ द मॉर्गेज वेयर द प्रॉपर्टी इज बीइंग डिलीवर्ड टू द मॉर्गेजी।
एंड द सेम कॉन्सेप्ट इज बीइंग टेकन हियर एज वेल। अब इसको देखिए जरा, ये क्या कहते हैं, कहते हैं व्हेन द मॉर्गेज लैंड इज इन द पोजीशन ऑफ द मॉर्गेजी, ठीक है ना, व्हेन द मॉर्गेज लैंड इज इन द पोजीशन ऑफ द मॉर्गेजी, द रिसिप्ट ऑफ रेंट और प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड shall be deemed to be what? ए पेमेंट। इसको हम पेमेंट ही मानेंगे, और जब हम पेमेंट मानेंगे तो क्या कहा जाएगा, यहाँ पे एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरुआत हो जाएगी। एक एग्जांपल देख लीजिए, ए है, बी है, ए ने बी को दैट वाज अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी और बी ने बदले में 5 लाख की लोन दे दिया। अब क्या हो रहा है कि भाई लिमिटेशन पीरियड जो है 3 साल, रिफ्यूजल से 3 साल बीत गए, लेकिन नेचुरल सी बात है इस 3 साल के दरमियान ये रेगुलर इस प्रॉपर्टी से प्रोड्यूस लेता रहा है, इनकम लेता रहा है, बराबर इसके पास इनकम आई है। तो क्या इसका 3 साल में लिमिटेशन ख़त्म हो जाएगा? नहीं, जब तक इनकम आती रह रही है वो लिमिटेशन एक्सटेंड होती जाएगी, उस पीरियड से लिमिटेशन जो है वो एक्सटेंड होती जाएगी। दैट वाज व्हेन द मॉर्गेज लैंड इज इन द पोजीशन ऑफ द मॉर्गेजी, द रिसिप्ट ऑफ रेंट, दैट वाज, ठीक है। यहाँ तक क्लॉज ए आपको क्लियर हो गया या और एक्सप्लेन करूँ, फिर से बताऊँ? बहुत सिंपल सा है, आपको सिर्फ इसको मॉर्गेज थोड़ा याद रखना है कि डिफरेंट काइंड ऑफ मॉर्गेजेस क्या क्या हैं, वो दैट्स द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर दैट। चलिए, और ये बात बड़ा क्लियर है, डेट डज नॉट इंक्लूड मनी पेबल अंडर ए डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, तो वहाँ पे इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। कोर्ट की डिक्री के ऑर्डर से अगर कुछ आ रहा है तो सेक्शन 19 के बेनिफिट को लेने के लिए कौन कौन से कंडीशन आपको सेटिस्फाई करने होंगे, तो आप ज़रा इस पे भी ध्यान रख लीजिए। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द कॉम्पिटिशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, when the payment on account of debt, interest or legacy is made. 2 conditions must be complied with to attract the provision of this section. ये सब आपको बता दिया मैंने। और एक चीज़ और कहा गया कि अगर हम सर्वेंट के थ्रू पैसे भिजवा रहे हैं या पोस्ट के थ्रू पैसे भिजवा रहे हैं तो इट डजेंट मीन डैट कि वो पैसे पोस्टमैन ने दिया है, इसको ये माना जाएगा पर्सन हिमसेल्फ, पर्सन ने खुद पैसे भेजे हैं, पर्सन ने पैसे खुद भेजे हैं, दैट शैल बी एज्यूम दैट, यू नो। सही है, पेमेंट किसी भी मोड में हुई हो पेमेंट होनी चाहिए। इट्स नॉट वेरी मच नेसेसरी इट्स बी गिवन टू द कैश और करेंसी, द मोड मे बी ऑफ एनी मोड, वट एवर वी गॉट दैट। अच्छा, वन मोर प्रॉपर अनाउंसमेंट, मुझे कंपनीज एक्ट पढ़ाना है, अलग टाइम में पढ़ाऊँगा। दूसरे स्टूडेंट्स हैं, सीए के बच्चे हैं, सीए के लोग हैं और सीए फाइनल के लोग हैं, उनको पढ़ाना है कंपनीज एक्ट। तो जुडिशरी में सिर्फ बिहार जुडिशरी में देखा है कि कंपनीज एक्ट का कोर्स का पार्ट होता है बिहार के लिए,
बाकी और कहीं नहीं होता। तो आपकी चॉइस है, अगर आपको करना है तो आप बैठ जाना, कर लेना। अगर नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं है। अगर किसी जुडिशरी में कंपनीज एक्ट आ गया तो मैं इमीडिएटली उसको कवर करा दूंगा, है ना। बिकॉज कंपनीज एक्ट हर जुडिशरी में नहीं आता, बहुत लिमिटेड है। बिहार जुडिशरी में सिर्फ आया है अभी तक, और लेंदी भी बहुत होता है, बहुत बड़ा एक्ट है। डिस्टिंक्शंस बिटवीन सेक्शन 18 एंड 19। 18-19 का डिफरेंस आपको पता है, समझ में आ रहा है, दोनों पढ़ लिया। दोनों लिमिटेशन पीरियड एक्सपायरी से पहले होनी चाहिए। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट किसी को भी दे सकते हैं आप, सरकार को दे दो, पंडित जी को दे दो, पड़ोसी को दे दो, फ्रेंड्स को दे दो, कोई ज़रूरी नहीं कि क्रेडिटर को ही देने जाए, बट यहाँ तो आपको क्रेडिटर को ही देने हैं पेमेंट। दैट वाज, ये प्रॉपर्टी एंड राइट्स के ऊपर लग रही है, ये डेट एंड लेगेसीज के ऊपर भी लग रही है। यहाँ पे राइटिंग में सिर्फ एडमिशंस दिए हैं, इनफ है। बोथ पेमेंट मेड in writing, recording such payment, these two things are very much necessary. वीडियो रुक रहा है फ्रॉम माई साइड, नहीं मेरे साइड वीडियो अगर रुक रहा होता तो मेरा भी एक पैनल चल रहा है, मैंने भी आपकी तरह ही मोबाइल पे लगा के मेरा छोड़ देता हूँ ताकि मैं फीडबैक दिखता रहूँ। तो इसमें नहीं रुका हुआ दिख रहा है मुझे, तो आपका कुछ इंटरनेट का सिग्नल वीक हुआ होगा, यू मस्ट सी फॉर डैट। सेक्शन 19 के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स मैंने उसी का ब्रेकअप दिया है आपको, यहाँ पर आप उसको रीड कर लेंगे। पेमेंट अंडर सेक्शन 19 मस्ट हैव बीन मेड बिफोर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज फुली रन आउट। ऑलरेडी वॉट एवर वी हैव एक्सप्लेन द थिंग्स हैव बीन गिवन हियर। ओके, द पेमेंट मस्ट be evidenced in the writing. The signature is very much essential. Okay, that's called सेक्शन याद करना बहुत ही आसान है। हमेशा आप जब भी देखते हैं, आपको नॉर्मली पता है 1 और 2 हर एक्ट में 1 एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी के ऊपर रहता है, एंड मतलब उस एक्ट के एक्सटेंशन के ऊपर 2 डेफिनेशन रहता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखिएगा ना, तो 3 से लेकर के 10 तक, 3 to 10, ये पूरा उस एस्पेक्ट्स को लेके चल रहा है कि भाई कौन सा केस लिमिटेशन बार्ड होगा, कौन सा केस लिमिटेशन बार्ड नहीं होगा। सिंपल इन्हीं बातों को लेकर के चल रहे हैं। किस बेनिफिट के लिए लिमिटेशन की काउंटिंग कब से होगी, बस ऐसी बातों को लेकर चल रहे हैं। जैसे 3 बोला कि भाई सूट लिमिटेशन बियॉन्ड फाइल करोगे तो डिसमिस हो जाएगी। 4 कहता है एंडिंग डेट अगर क्लोज्ड है कोर्ट तो नेक्स्ट डे आ जाना। 5 कहता है सफिशिएंट कॉज है तो टाइम एक्सटेंशन दे देंगे। कितना आसान है 4, 5,
और 6, 7, 8 ये तीनों तो ब्रदर्स हैं, आप ध्यान रखना, तीनों भाई भाई हैं ये तीनों सेक्शन। और एक और दैट वाज 17, 18, 19 और 20, ये चारों भी आपस में ब्रदर्स हैं, ये चारों सेक्शन भी। 6, 7, 8 लीगल डिजेबिलिटी, 7 एक से ज़्यादा लीगल डिजेबल पर्सन, 8 इन सबको कंट्रोल करने वाला प्रोविजन, 17 फ्रॉड करोगे तो लिमिटेशन जो है जब तक फ्रॉड का पता ना चले नहीं मिलेगा, नहीं बनेगा। 18 एक्नॉलेजमेंट, 19 डेट की पेमेंट, और 20 तो इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट्स और पेमेंट की बात है, ऐसे मैटर है। फिर 9 पे चलेंगे, ये तो बड़ा फेमस सा प्रोविज़न है, पूरा लिमिटेशन एक्ट का बेस ही है। ये लिमिटेशन के बाद आओगे, सब्सिक्वेंट डिजेबिलिटी और इनेबिलिटी का ग्राउंड बनाओगे, तब तो इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, तुम्हारा केस तो लेंगे ही नहीं लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के। 10 ट्रस्ट का मैटर है, दिस वन 10 हमेशा ट्रस्ट का मैटर है। और अब 11 से चलना शुरू करोगे आप ना, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, ये बताएगा कौन कौन से समय को छोड़ देंगे, कौन कौन से समय को, सॉरी 11 तो यहीं पे फॉरेन की जजमेंट वाली है, ये इसी का मैटर है, फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट किया तो कौन सा लॉ लगेगा। 12 से लेकर 16, 12, 13, 14, 15, 16, ये 5 जो है ना वो लिमिटेशन पीरियड को छोड़ देता है कि भाई जाओ, तुम बहुत परेशान रहे हो इस पीरियड में, हम तुमको छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसी बातों को कहते हैं। जैसे 16 में प्लेंटिफ की डेथ हो रही है या डिफेंडेंट की डेथ हो रही है, प्लेंटिफ की डेथ हो रही है तो लिमिटेशन कब शुरू होगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और कैपेबल ऑफ सही भी होना चाहिए। डिफेंडेंट की डेथ हो रही है तो डिफेंडेंट का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इट्स वेरी कॉमन मैटर, वी गॉट यू नो दैट वाज। 15 में क्या पढ़ा था आपने, इंजंक्शन लगी हुई है, सूट फाइल करने के लिए परमिशन चाहिए, वो डिफेंडेंट ही इंडिया से बाहर गया हुआ है, ऐसी बातें पढ़ी थी। 14 में क्या पढ़ा था, 14 में जाना था जापान, चीन पहुंच गए, तो जितना दिन चीन में समय निकाला वो क्या होगा, एक्सटेंशन, वो एग्जाम्शन मिल जाएगी उसकी, एक्सक्लूड हो जाएगी। आप मेरा मतलब समझ रहे हो ना, चीन से मेरा क्या मतलब है, चीन से मेरा मतलब है जिस कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था उसी कोर्ट में इतने दिन से मुकदमा लड़ रहे हैं, सही है। और 13 भी हमने पढ़ा था नॉर्मली, 13 तो पॉपर वाला मैटर था हमारा, पॉपर की तरफ प्रेजेंट होने वाला। 12 एक्सक्लूजन्स, सो इट्स टू इजी टू रिकॉल ऑल द प्रोविजंस। आपको अगर सेक्शन 20 तक याद है तो 21 से ऑनवर्ड्स है वो तो अब कुछ खास है ही नहीं, वो तो बहुत आसान है। लिमिटेशन एक्ट जो भी एक जो अपनी बातों को कह रहा था, मेन पॉइंट जो कह रहा था वो यहीं तक है। अब सेक्शन 20, 21, 22 भी करेंगे, कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन फिर भी हम करके रखेंगे लिमिटेशन एक्ट को काफ़ी प्रॉपरली, बिकॉज स्कोर बड़ा अच्छा कराता ही है, सही है। बिल्कुल डाउट है तो आप बताइए क्या डाउट है। नहीं, हमने आपको सी का आंसर किया था। सी में क्या क्वेश्चन था, व्हेन द अंडर सम पीरियड स्पेंट ऑन लीगल प्रोसीडिंग्स, ये आपको लीगल प्रोसीडिंग्स के ऊपर जो लगा है वो बोला ना, हमको जापान जाना था, हम चीन चले गए, मतलब यहाँ जो टाइम लगाया है वो है सेक्शन 14 है, वो 14 पे है ये सी का आंसर। वो एक्ट का नहीं है, कैन स्टिल आस्क, नहीं फिनिश कर लेते क्लास फिर पूछ लेना आप, अगर वो एक्ट का नहीं है तो, अदरवाइज फिर डेविएशन हो जाएगी। एक बार क्लास 20 करा देता हूँ फिर आपको बता दूँगा, ठीक है। चलिए सेक्शन 20 के ऊपर आते हैं।
अच्छा, हमने ना सेक्शन 18 में और 19 में बार बार पढ़ा एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ। नहीं, 19 में पेमेंट या तो खुद कर दे या हमारा ऑथराइज्ड एजेंट कर दे। 18 में भी एक्नॉलेजमेंट की बात कर रही थी, वैसे ही कर रहा था। तो यहाँ पे सिंपली कहा जो लीगल डिजेबल पर्सन है, इन केस ऑफ पर्सन अंडर डिजेबिलिटी, डिजेबल पर्सन भी होता है, लीगल जो डिजेबिलिटी होती है, इंक्लूड जो उसका लॉफुल गार्जियन है, वो सो इवर द लॉफुल गार्जियन, कमिटी, मैनेजर, एजेंट जो ड्यूली ऑथराइज्ड है गार्जियन से, कमिटी से, मैनेजर से, एजेंट्स हो सकते हैं। तो उन सबको हम कहते हैं कि एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ। क्वाइट नॉर्मल मैटर, इट हैज़ गॉट डेट डिजेबल पर्सन है तो उसके लिए ऑथराइज्ड पर्सन कौन हो सकता है, तो जो भी उसके लॉफुल गार्जियन है, दैट वाज, या कोर्ट ने कोई कमेटी अपॉइंट कर रखी, कोई मैनेजर है देन वो, या फिर अगर ये लोग कोई एजेंट अपॉइंट करे हैं तो वो एजेंट, दैट वाज। सही है। अच्छा, एक कहते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी, जरा इसको समझ लीजिए, ये भी बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। इम्प्लाइड एजेंसी का जो प्रोविजन है ना, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉल्ड इम्प्लाइड एजेंसी। आपको याद आ रहा होगा, आपने जब पार्टनरशिप एक्ट वगैरह कब आप देखते हैं ना, और पार्टनरशिप एक्ट वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें देखते हैं, होता है ना, एक पार्टनर और दूसरा पार्टनर, ये कहते हैं दोनों एक दूसरे के एजेंट हैं। मतलब पार्टनर 1 कुछ कर दे तो पार्टनर 2 रिस्पॉन्सिबल होगा, पार्टनर 2 भी रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब फॉर्म का एक पार्टनर अगर कुछ करता है तो सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट्स कॉल्ड व्हाट, द प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी। दैट वॉज हस्बैंड वाइफ के बीच भी ऐसी एजेंसी होती है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी। दैट वॉज कंपनी का डायरेक्टर अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन करे तो सारे डायरेक्टर्स लायबल हो जाए। तो डायरेक्टर की बात तो हम नहीं करेंगे, वो तो कंपनीज एक्ट से वो मैटर रेगुलेट होता है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है, कॉन्ट्राडिक्शन है। हम कंपनीज एक्ट, हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें होते हैं। 2 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं व्हाटसोएवर, तो इसमें ना इम्प्लाइड एजेंसी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होती। मतलब एक्नॉलेजमेंट अगर ये वाला पार्टनर दिया है तो इट डजंट मीन दैट दिस इज दैट्स एप्लीकेबल ऑन सेकंड पार्टनर एज वेल, इट डजंट मीन हियर दैट, नो, दैट वाज। सो यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि हमको इम्प्लाइड अथॉरिटी का जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल नहीं है। सही है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ सेट सेक्शंस यहाँ पे देखिए, तो सेवरल जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कोई एक कॉन्ट्रैक्टर अपना एक्नॉलेजमेंट दे रहा है तो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर वो अगेंस्ट वो एप्लीकेबल नहीं होगी। एक कई पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर दे रहा है, एक्सिक्यूटर्स कई हैं, दैट्स द पॉइंट कॉल्ड ये। ठीक है। अच्छा, किसी का कोई भी डाउट है तो हम उन सारे डाउट्स को ले सकते हैं, आप बोल के भी बता सकते हैं। मैं अभी जैसे ही क्लास फिनिश करता हूँ इसी में मैं हेडफोन लगा लूँगा, आप जब वहाँ से बोलेंगे अपनी सिस्टम पे बोलेंगे तो वो आवाज़ मेरे तक पहुँचेगी। अगर आपके पास वहाँ माइक है देन यू मस्ट स्पीक, वो आवाज़ मेरे तक आ जाएगी। मोबाइल पे है तो मोबाइल पे बोल लीजिए, अगर भाई कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में माइक होना चाहिए। एंड जो भी क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं मैं उसका आंसर देने से पहले यहाँ पे उसको बोलूँगा कि हाँ ये क्वेश्चन है और तब उसका आंसर दूँगा। सो क्लास के बाद यू कैन जस्ट रेज योर क्वेरीज वॉट एवर यू हैव दैट।
चलिए नेक्स्ट, फॉर दिस पर्पस, अब यहाँ देखिए एक्नॉलेजमेंट साइंड और पेमेंट मेड। एक्नॉलेजमेंट साइंड जब हम बोलते हैं तो सेक्शन 18 का मैटर आ जाता है, पेमेंट मेड बोलते हैं तो सेक्शन 19 का मैटर आ जाता है। ये 18 और ये सॉरी ये 19 ये 18। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लायबिलिटी बाय ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, यहाँ पे जो लिमिटेड ऑनर है हिंदू लॉ से जो गवर्न हो रहा है, लिमिटेड ऑनर दैट वाज, तो वो एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट होगी, दैट वुड बी अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट एज द केस में बी। अगेंस्ट द रिवर्सनर, रिवर्सनर का मतलब मैं आपको पहले भी समझाया था, रिवर्सनर्स क्या होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी ए है, ए ने बी को दिया फॉर लाइफ, देन टू सी फॉर लाइफ, दैट वाज ए फॉर लाइफ देन टू सी फॉर लाइफ। तो प्रॉपर्टी जो मूव हो रही है दूसरे के पास जा रही है, दैट्स कॉल्ड रिवर्सनर, दिस वन। तो जैसे ए के पास ही वापस आ रही हो, सी के पास जा रही हो, दैट्स कॉल्ड रिवर्सनर। जो प्रॉपर्टी का नेक्स्ट ऑनर होने वाला है दैट पर्सन इज कॉल्ड रिवर्सनर, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट वो पर्सन दे रहा है जो लिमिटेड ऑनर है। जैसे फॉर एग्जांपल जॉइंट हिंदू फैमिली का कोई कर्ता दे दिया, दैट वाज, तो जो रिवर्सनर्स हैं उसको उसी के अकॉर्डिंगली कंटिन्यू करना पड़ेगा, वो एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट होगी, दिस वन। This should be the valid acknowledgement. तो acknowledgement signed, payment made in respect of any liability by the duly authorized agent whatsoever or limited owner of the property, limited owner of the property who is governed by Hindu law, then whatever the acknowledgement he is giving, whatever the payment he is just doing, that all these things shall be called as the valid acknowledgement or payment। तो वहाँ उसकी वैलिडिटी बनेगी। और जो रिवर्सनर है मतलब जिसके बाद वो जिसके पास वो प्रॉपर्टी बाद में जाएगी उसके ऊपर ये बाइंडिंग होगा। वेयर लायबिलिटी हैज बीन इनकर्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो भी एक्नॉलेजमेंट है पेमेंट है बाय द ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट मैनेजर ऑफ द फैमिली फॉर द टाइमिंग, सबको मानेंगे shall be deemed to have been made on behalf of whole family, on behalf of whole family, that's the point called here। whatever the payment has got to be given, it shall assume that all the payment has got to be made on behalf of the whole family, this one। तो कुछ खास मैटर नहीं था यहाँ पर, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया था, बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको कराया, आप इसको रीड कीजिएगा इनको 18-19 को। एंड नेक्स्ट क्लास में सम मोर प्रोविजन वी शुड बी फाइंडिंग आउट ऑन दैट, वी शुड बी फाइंडिंग आउट सम मोर प्रोविजन। हाँ, yes, you can ask the doubt. If you have any doubt, then you can ask.
आप बोल के भी पूछ सकते हैं। डिक्लेरेटरी डिक्री में नेगेटिव डिक्लेरेशन भी इंक्लूड है। आई एम नॉट हिज फादर। नेगेटिव डिक्लेरेशंस तो उसमें एज सच कुछ नहीं है। जब हम डिक्लेरेशन लेते हैं तो पॉजिटिव ही होती है। दिस वन, डिक्लेरेशन ऑफ आई एम नॉट हिज फादर। जब कोर्ट, आप ऑटोमेटिकली इसको ऐसे ले सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि कैन वी टेक द डिक्लेरेटरी डिक्री एज द नेगेटिव डिक्लेरेशन? हियर द आंसर इज वेरी मच सिंपल। इफ द कोर्ट इज डिक्लेयरिंग दैट नो एक्स इज नॉट द फादर ऑफ वाई, दैट एक्स, तो ये भी एक डिक्लेरेशन ही हो गया नॉर्मली। तो उसका कोई फ़ायदा तो होता नहीं, नेगेटिव डिक्लेरेशन का कोई फ़ायदा तो है नहीं, कोई ये डिसीजंस नहीं हुआ। पॉजिटिव डिक्लेरेशन के लिए हम कोर्ट में जाते हैं, नेगेटिव डिक्लेरेशन के लिए कोई नहीं जाता डिक्लेरेटरी डिक्री। दिस वन, क्योंकि प्रोविजन सिंपल लिखा है कि एस्टैब्लिश द लीगल कैरेक्टर, एस्टैब्लिश करना होता है लीगल कैरेक्टर। ये क्लियरली प्रोविजन में लिखा है टू एस्टैब्लिश द लीगल कैरेक्टर एज टू द पर्सन और टू द प्रॉपर्टी, एज टू द पर्सन और टू द प्रॉपर्टी। ये लीगल कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करने के लिए ली जाती है ना। तो नेगेटिव डिक्लेरेशन का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ऑटोमेटिक है। अगर लीगल कैरेक्टर एस्टैब्लिश नहीं हुई है तो वो नेगेटिव डिक्री आ गई, है ना। This one, declaratory decree, section 34 of the Specific Relief Act 34 and 35 में इसकी बातें हैं। Because if we are reading the version of section 34, it says that to establish the legal character as to the person or as to the property, to establish dispute over the property, and a third person go to the court and ask for the declaration. Ask for the declaration. What kind of declarations? जिस चीज़ में आपका कोई एक्चुअली आपने डिक्लेरेटरी डिक्री इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, एंड you have already read out around under section 41, whenever you do not have any personal interest onto the matter, the court may not grant the specific relief. That was third person. वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका किसी मैटर के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप कोर्ट में जा रहे हैं तो आपको उसके ऊपर स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मिलता है ना। आप याद होगा आपने पढ़ा था, उस वक्त सेक्शन 42 था या 41 था, परहैप्स 42 या 41 में से कोई एक था, और उसमें सबसे लास्ट पॉइंट था कि पर्सनल इंटरेस्ट आपका होना चाहिए तभी आपको स्पेसिफिक रिलीफ मिलेगी। अब डिक्लेरेटरी डिक्री भी एक तरह की स्पेसिफिक रिलीफ होती है ना। तो अब चूँकि आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो दूसरों की लड़ाई में आप क्यों किसी के डिक्लेरेशन पे जाएंगे। अगर डिस्प्यूट ए एंड बी के लिए बीच में है किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, तो कोई थर्ड पार्टी जाता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली भी वो अलाउड नहीं है, बिकॉज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अलाउड। और अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेसिफिकली एक्ट के अकॉर्डिंगली भी चलते हैं तो वहाँ भी ये कोई केस नहीं बनता, है ना। आप अपने लीगल कैरेक्टर्स के लिए जा सकते हैं, प्रॉपर्टी के लिए जा सकते हैं, किसी और के लिए नहीं, है ना। दिस वन, तो ये रहा, यही रखें आज। परपीचुअल इंजंक्शंस एंड मैंडेटरी इंजंक्शन में क्या अंतर है। अब देखो, परपीचुअल इंजंक्शन और मैंडेटरी इंजंक्शन को मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। पहले सीधा मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ परपीचुअल इंजंक्शन मैंडेटरी इंजंक्शन को। एक डॉक्टर पेशेंट को कहता है कि भाई तुमने जो भी इमोरल लाइफ लीड किया है मुझे वो सारी बातें बताओ,
उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो तुम्हारे प्रीवियस टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट्स हैं वो सब मुझे प्रोवाइड करो, तभी मैं तुमको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करूँगा। पेशेंट ने भी सारी बातें बता दी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए, सब दे दिए, अपनी सारी बातें भी बता दी और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है पेशेंट ने वो सब भी प्रोवाइड कर दिया। अब डॉक्टर जो है पेशेंट के पीछे पड़ गया कि भाई तुम मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं सभी बातें पब्लिश कर दूँगा। ठीक है, अब अगर थर्ड पार्टी कोर्ट में जाती है तो कोर्ट से अगर वो डिमांड करती है कि साहब, नहीं सॉरी, एग्री पर्सन अगर कोर्ट में जाता है, कोर्ट से डिमांड करता है कि साहब आप उनको रोको कि वो मुझे कभी ना वो इन बातों को रिवील ना करें। कोर्ट ऐसा ऑर्डर करती है, हम कहते हैं ये परपीचुअल इंजंक्शन, पूरे लाइफ टाइम तक वो रिवील नहीं करेगा। वो कहते हैं कि नहीं साहब, इसको डॉक्टर साहब को ये भी कहिए कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसने मेरे से लिए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करे या मुझे वो डॉक्यूमेंट वापस प्रोवाइड करे। दैट वाज, मतलब आगे आप फिर से रिवर्ट ना हो जाए, उसको रोकने के लिए हम आपसे आज कुछ चाहते हैं कि आप कुछ परफॉर्म करो। डॉक्यूमेंट तो आप आज भी रखे हुए हैं, कौन जानता है कल आप 2 साल के बाद 3 साल के बाद आप उसको मिसयूज़ ना करें। तो आगे जो आप गड़बड़ी करने वाले हैं, जो आप ब्रीच करने वाले हैं, जिससे मेरा नुकसान होगा, वो ब्रीच ना हो, उसको रोकने के लिए आज हम आपसे कुछ परफॉर्मेंस चाहते हैं। सो ये जो परफॉर्मेंस होती है, जो हम कोर्ट को कहते हैं भाई उनको कहिए कि वो डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय करे या मुझे वापस करे, दिस थिंग इज़ कॉल्ड व्हाट, दिस थिंग इज़ कॉल्ड मैंडेटरी इंजंक्शन। इसको हम मैंडेटरी इंजंक्शन कहते हैं। ठीक है ना। और एग्जाम्पल सुन लो आप, और एग्जाम्पल सुन लो। एक पर्सन मेरे घर के सामने, मेरी विंडो है यहाँ पर बगल में खुल रही है, उसको थोड़ा ज़मीन छोड़ के घर बनाना चाहिए था, वो बिल्कुल चिपका के बना रहा है, दीवार ऊंचा कर लिया, और बिल्कुल मैंने देखा अब कि अरे ये तो बिल्कुल गड़बड़ होगी। मैं कोर्ट में फटाफट पहुंच गया, उस जगह के मैप को, प्लान को लेकर के कि साहब ये सही नहीं, इनको कहिए कि वो ना बनाए। कोर्ट ने स्टे लगा दिया, इंजंक्शन लगा दी, बस आगे नहीं, इसको नहीं बनाओगे। ठीक है, बात तो यहाँ हो गई, ये हमारा एक इंजंक्शन हो गया। लेकिन फिर हम कहते हैं नहीं साहब, अब ये जो बना दिया है ना, उससे भी मुझे परेशानी हो रही है, और कॉन्टिक फिर आगे बनाना शुरू कर दे, तो इसको भी डिस्ट्रॉय करवा दीजिए। तो कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकती है कि इसको भी डिस्ट्रॉय करो। सो दिस थिंग इज कॉल्ड व्हाट, जो सेकंड वाली चीज़ होती है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन। दैट वाज, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मैंडेटरी इंजंक्शन को परपीचुअल से कह लो, परपीचुअल से मैंडेटरी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है ना कि बाद में तुम कोई गलती ना करो, कोई प्रॉब्लम मेरे साथ क्रिएट ना करो, उसको रोकने के लिए हम आज आपसे कुछ परफॉर्मेंस करवा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मैंडेटरी इंजंक्शन। दैट विच, ये आपको पूरा एग्जाम्पल मैंने नोट्स में भी लिख के दिए हुए हैं, आप उसको भी करिए। ठीक है, यही रखते हैं आज। और किसी का कोई डाउट हो तो आप बताओ। You can speak, there won't be any problem. I am listening your voice, but you have to keep a mic. आपको अगर कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो आपको एक ऐसा माइक रखना पड़ेगा, और मोबाइल पे देख रहे हैं तो आपको ऐसी आवाज़ आ जाएगी, उसमें इनबिल्ट माइक होता है। तो किसी का कोई डाउट नहीं। शुड आई दैट वच, चलिए, शुड आई फिनिश द क्लास।